नमस्कार दोस्तों, पोंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड प्लेन्स और लाइंस एंड प्लेन्स में आज हम कर रहे हैं अपनी जो एक्सरसाइज है 6.3। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज 6.3 का पूरा बेसिक मैंने आपको कल करवाया था। अब जो है हम पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी फैमिली 7.5 लाख की हो गई है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं पवन एकेडमी के साथ साथ मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ और मैं पढ़ाता हूँ जेईई नीट फाउंडेशन एनटीएससी कैटेगरी में। देखिए क्या है, अनअकैडमी पर बहुत सारी कैटेगरीज है। जैसे आपके लिए आईआईटी जेईई है, नीट है, तो वैसे ही हर क्लास के लिए, हर क्लास के बच्चों के लिए कुछ अलग अलग कैटेगरीज है। तो क्लास 8, 9, 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए जेईई नीट फाउंडेशन एनटीएससी कैटेगरी है जहां मैं पढ़ाता हूँ। तो वहां हम 8, 9, 10 का सिलेबस भी करवाते हैं और वहां पर हम लोग जेईई का फाउंडेशन भी करवाते हैं और नीट का फाउंडेशन भी करवाते हैं। तो आपके छोटे भाई बहन वहां ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड पवनवाग। दोस्तों, क्या हम करने वाले हैं आज, हमारी जो एक्सरसाइज है 6.1 उसके बिल्कुल हम जो पूरे क्वेश्चंस है, जो भी पूरे क्वेश्चंस है वो पूरे करने वाले हैं। तो चलिए पहुंचते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। दोस्तों आइए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या देख रखा है, ये बोलता है हमको दैट इज find the vector equation. We have to find the vector equation of a plane. एक प्लेन की हमको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, which is at 42 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 42 यूनिट के डिस्टेंस पर है एंड which is नॉर्मल टू द वेक्टर दिस। ओके, इस वेक्टर के नॉर्मल है, मतलब इस वेक्टर को परपेंडिकुलर है ना। देखिए मैं काम करता हूँ, सबसे पहले ना कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं जो हमने पहले कर लिए हैं, कल भी हमने कर लिए हैं। पहले मैं आपको वो सारे लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन समझाता हूँ ताकि ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत इजी चले जाए, ठीक है। तो पहले मैं फिगर बना लूँ और आपके लिए कुछ फार्मूले लिख लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ डायग्राम बना के रखा है। अब मैं चीजें फिर से आपको पूरी समझाता हूँ। जो क्वेश्चन देके रखा है वो बोलता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। हमको वेक्टर इक्वेशन निकालना। तो वेक्टर इक्वेशन बेटा ऐसा होता है, हमने कल भी किया कि आर बार इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एन इज इक्वल टू पी, ठीक है। पी क्या है कि लेट्स से कि ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला है और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है, ठीक है। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पी है, और ये जो है यहां पर इसका यूनिट वेक्टर एन है, ठीक है। आगे देखिए यहां पर अब जो है ये वाला पूरा का पूरा कितना है, यहां पर एक और पॉइंट पी लेके रखा है, दैट इज वेक्टर आर लेके रखा है। अब देखो यहां पर हमको जो जो चीजें देके रखी है हमको उसका उपयोग करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या क्या बोल के रखा है, यहां पर ये हमको बोलता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट 42 यूनिट डिस्टेंस। 42 यूनिट डिस्टेंस, ओके। डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मतलब ये जो हमको पी देके रखा है, यहां पर इस क्वेश्चन में हमको पी देके रखा है। हमें क्या देके रखा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको पी देके रखा है। पी कितना है, दैट इज 42 यूनिट्स, ठीक है, 42 यूनिट है। आगे क्या बोलता है, फ्रॉम दी ओरिजिन। ओके, फ्रॉम दी ओरिजिन, तो हमको यहाँ पी देके रखा है, ठीक है। ये डायग्राम जिन जिन क्वेश्चंस में आएगा ना, आपको ये डायग्राम बना लेना है ताकि आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाए बेटा। क्योंकि ये अगर डायग्राम ही समझ में नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन पढ़ने नहीं पड़ने वाला है कुछ, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के पहले फिर से लिख लिया क्योंकि इट टेक्स टाइम टू मेक, दैट इज वाई मैंने उसको पहले बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो देके रखा है पी, आपको देके रखा है 42। आगे क्या बोलता है, फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर। ये आपका वेक्टर फॉर्म देके रखा है। अच्छा, ये क्या है, नॉर्मल टू द वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ये ओ एन देके रखा है। लेकिन ये ओ एन क्या है, ये ओ एन बार है। तो इसको मैं बोलूं कि ये एन बार देके रखा हमको, ये हमको एन बार देके रखा। और एन बार क्या है, यहां पर ये जो हमको देके रखा है ये ओ एन देके रखा है, तो ये एन बार देके रखा है। तो एन बार क्या है, एग्जैक्टली एन बार क्या है, ये देके रखा है हमको, दैट इज 2i माइनस 2i प्लस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। ये हमको देके रखा है n का है। अच्छा, हमारे पास जो फार्मूला है, हमें जो निकालना है, हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी। तो वेक्टर इक्वेशन हमारी क्या है, वेक्टर इक्वेशन क्या देके रखी है, यहां लिखो वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन हमको देके रखी है दैट इज आर बार इंटू एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। मुझे बात बताओ, किसी का भी यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। अगर मुझे एन कैप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मुझे यहां पर ये एन का वेक्टर लिखना पड़ेगा और अपॉन में मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तब जाके मुझे इसकी वैल्यू निकालते हैं, बराबर है।
बराबर। मैं इसको अगर मुझे निकालना है तो मुझे ये वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल लिख लेते हैं हम इसको, जैसा दे के रखा है। क्या दे के रखा है, आर को तो मैं आर बार ही रहने देता हूं, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार। ओके, इज इक्वल्स टू पी की जगह में लिख देता हूं 42। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ जो एन बार हमको दे के रखा है उसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, जो दे के रखा है वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं उसको। तो यहाँ हो जाएगा आर बार, एन बार की जगह पर आपका आ जाएगा दैट इज 2 आर बार डॉट लेना है हमको, ये आएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन। मैग्नीट्यूड ऑफ एन मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन मतलब कि ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये दोनों लाइन खींच लो ऐसी। ओके, ब्रैकेट लगा दो, इसी कोस टू हो गया 42। अब क्या होगा भाई, ध्यान से देखो जरा, ये आर कैप ऐसा का ऐसे ही थोड़ा तिरछा जा रहा है, ये हो गया 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन में ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, ये 1 और ये 4, तो ये क्या हो गया 9 हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया 9, ये 42 ऐसा कैसे देके रखा है। अब क्या होगा, अब हम जो है आर बार को यही लिखेंगे ऐसा डॉट में, ये ऊपर वाला ऐसा कैसे लिखो, दैट इज 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन में, देखो ये अंडर रूट में 9 होगा, 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, अंडर रूट में 9 मतलब ये 3 हो गया, और ये हमारा हो गया 42। इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आ जाएगा आर बार इंटू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और ये 42 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 126 आ जाएगा। तो यहां लिखिए दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो यहां लिखिए दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो कितना सिंपल है। हमको क्या देके रखा था, हमको देके रखा था ये नॉर्मल वाला वेक्टर देके रखा था और ये डिस्टेंस देके रखा था हमको। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमको ओ एन देके रखा था, ओ एन मतलब हमने एन वेक्टर ले लिया। ठीक है, एन बार ले लिया, तो एन बार हमको देके रखा था 2i प्लस जे माइनस 2 के। ठीक है, और अब हमको यहाँ इसका डिस्टेंस भी देके रखा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देके रखा था, मतलब हमको p देके रखा था। हमारे पास जो इक्वेशन होती है, हमारी जो इक्वेशन होती है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी इक्वेशन होती है ये। अब हमको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना थी, तो मेरे पास आर बार तो मुझे ऐसा कैसे रखना है, आर बार मैं इसको कुछ नहीं करूंगा। हाँ, एन बार एन कैप जो देके रखा था, एन कैप का मतलब क्या होता है, तो एन कैप का हमारा फार्मूला फिक्स है, एन कैप का हमारा फार्मूला फिक्स है कि एन कैप क्या होता है, एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन। कोई भी हम यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं ना, अभी तक तो हमने वेक्टर में इसी तरह से यूनिट वेक्टर निकाले हैं कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालना है तो पहले आप वो वेक्टर लिख लो और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो। तो ये यहाँ पर ये बदल गया है ना, तो यहाँ ऐसा कैसे, ये वाला ये वेक्टर ऐसा कैसे लिख दिया और इसका मैग्नीट्यूड नीचे निकाल लिया, दैट्स इट। आप चाहो तो इसको पहले सॉल्व कर लो, आप चाहो तो मैग्नीट्यूड पहले निकाल लो और बाद में ऐसा करो तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि हमने अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे डायरेक्शन रेशियोज, हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज हमने जो पढ़े हैं वो होते हैं ए, वो होता है बी और वो होता है सी। अभी ये तो हो गए आपके डायरेक्शन रेशियोज। इसके साथ में हमने डायरेक्शन कोसाइन भी पढ़ा था। डायरेक्शन कोसाइन क्या था कि जब यहाँ पर ये अगर एक्स वाई जेड एक्सिस है और यहाँ पर कोई एक वेक्टर है जो एक्स वाई एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, तो अभी तो हमारी कंडीशन ये है कि हम किसी प्लेन की बात करते हैं कि किसी प्लेन के ऊपर यहां से एक परपेंडिकुलर डाला है, लेट्स से ये परपेंडिकुलर डाला है, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के साथ एक कोण एंगल बनाएगा, वाई के साथ एक एंगल बनाएगा, जेड के साथ एक एंगल बनाएगा। तो ये जो भी एंगल बनाएगा, वट एवर एंगल इट विल मेक, इट विल बी अल्फा बीटा एंड गामा। हमने यही पढ़ा था, अल्फा बीटा एंड गामा। अच्छा, और इसके अंदर आप ये जानते हैं कि अगर मैं इन एंगल्स के साथ साथ इन एंगल्स का कॉस ले लूं तो ये क्या होता है,
कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या होते हैं, दे आर डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन को हम एल, एम और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पहले पढ़ा है। अच्छा, एल क्या होता है बेटा, एल होता है दैट इज प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम क्या होता है, एम होता है प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट में अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और एन क्या होता है, दैट इज प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मेरी थोड़ी राइटिंग है गंदी आ रही है अभी, थोड़ा आप जानते हैं कि बोर्ड के ऊपर मेरा अभी भी मैं सेट नहीं हो पाया हूँ तरीके से, भले महीने भर से 2 महीने से ज्यादा हो गए, बट इट इज टेकिंग टाइम। तो ये जो फार्मूला है बेटा, ये एल एम एन, इस एल एम एन को हम आगे के कॉन्सेप्ट में यूज करने वाले, ये फार्मूला हम यूज करने वाले। क्वेश्चन क्या देके रखा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। ओके, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन दिस। आपको प्लेन देके रखा है। अब देखो यार, यहाँ पर फिर वही बात आएगी कि यहाँ पर जो है हम बता दें कि ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्लेन है बेटा, यहाँ एक प्लेन है एक्स वाई जेड, ये सॉरी एक प्लेन है। अब इस प्लेन के ऊपर यहां से परपेंडिकुलर डाला है लाइक दिस। ठीक है, अब इस प्लेन की हमको इसने भाई ने इक्वेशन देके रखी है, हमको इस प्लेन की क्या इक्वेशन देके रखी है, हमको इसने हमें प्लेन की इक्वेशन देके रखी है दैट इज 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यार मुझे एक बात बताओ, हमने अभी जो इक्वेशन की थी प्लेन की इक्वेशन, वो क्या थी, हमने अभी जो इक्वेशन की थी वो थी दैट वाज r बार एंड n कैप इज इक्वल टू p थी। ये क्या थी, ये वेक्टर इक्वेशन थी, और ये क्या है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। ये क्या है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। अच्छा, ये किस फॉर्मेट में है, तो ये हमारी जो है ये फॉर्मेट है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्मेट में है। अब हमको जो फॉर्मेट दे के रखा है, हमको जो फॉर्मेट दे के रखा है हम उसके ऊपर काम करते हैं। हमें जो दे के रखा है वो क्या है, हमें जो फॉर्मेट दे के रखा है, इक्वेशन दे के रखी है कि 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये दे के रखा है। ठीक है ना, ये दे के रखा है। यहां पर एक बात आपको मैं बता दूं कि ये जो है इसको इस फॉर्मेट में दिया, तो जरा कंपैरिजन हम करें तो यहां हमको क्या मिलता है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर, इसको कंपेयर किया, या यहाँ लिखो कंपेयर अबव इक्वेशन विद दिस। ओके, तो अगर हम कंपेयर करते तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है बेटा, हमें यहाँ a का वैल्यू मिल जाता है, हमें a मिल जाता है 6, b मिल जाता है -2, c मिल जाता है 3 और d मिल जाता है -7। अच्छा, इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि 6x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आपने ये वैल्यू निकाल ली, हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन चाहिए, है ना, हमें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन चाहिए। और डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन हम कैसे निकालेंगे, जब हम यहां पर वैल्यू ले आए, तो डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन के लिए एक हमारा इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या है आपको याद होगी, वो इक्वेशन दैट इज lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। यहां p क्या है, p इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो abc है, हमारे पास lmn है क्या, नहीं है, तो अब हम lmn निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, lmn निकाल लेते हैं। अच्छा, lmn क्या होता है, फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो lmn जो होते हैं उसको मैं यहाँ लिख लेता हूं कि l हमारा क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं यही लिखता हूं, उधर लिखने की जरूरत ही क्या है ना, यही लिखते हैं। l हमारा क्या होता है, l हमारा होता है दैट इज a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर हमारा b होता है, l के बाद में m होगा दैट इज b अपॉन अंडर रूट में
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और हमारा n क्या होता है, वो होता है c अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करना चाहता हूं तो व्हाट डू यू थिंक, हमें यहां पर ये जो वैल्यू है ABC, इसकी मदद से मैं ये अपॉन वाला निकाल सकता हूं या एलिमेंट निकाल सकता हूं। तो अगर ये एलिमेंट होता है और अगर मेरे पास में इक्वेशन जो दे के रखी ये इक्वेशन है, तो क्या ये न लिखते हुए मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन लेता हूं और इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देता हूं, इस इक्वेशन में मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, या आपके लिए मैं एक काम करता हूं, आप अगर कहते हैं तो हम इसको मतलब इट इज, देखो बेटा ये आपके ऊपर है, आप एलिमेंट साइड में निकाले, इसमें वैल्यू पुट करें, इसमें वैल्यू पुट करें, यू विल गेट दिस, है ना। इसमें बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू तो वही आने वाली, क्योंकि ABC है, ऊपर ABC है। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, तो यहां लिखो टेक, देखो क्या करेंगे, टेक इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपकी क्या है, 6x है माइनस 2y है प्लस 3z है इज इक्वल्स टू 7 है। मुझे अगर इसको LMN कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अपॉन में, उसके अपॉन में मेरा ये वाला पार्ट आना चाहिए ना, क्योंकि A तो है मेरे पास, A तो ऊपर है, ये है क्या अपॉन में नहीं है, तो ये मुझे अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो हम यहाँ पर अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा, इसको अगर हम निकालने यही निकाल लेते हैं तो ये होगा अंडर रूट में दैट इज 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये होगा 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4 और ये 9, तो टोटल क्या हो गया, ये 49 हो गया, और अगर ये 49 हो गया तो 7 हो गया। मतलब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको 7 से डिवाइड करना है, या आप अगर इसको अभी ऐसा नहीं लिखना चाहे तो मैं एक काम करता हूं, आपके लिए मैंने ये निकाल के रखा है ना, अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, पहले मेन इक्वेशन लिख लेता हूं आपके लिए, वो क्या है, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P दे के रखा है। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर वैल्यूज पुट कर देता हूं, यहां मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमको वो वैल्यू मिल जाएगी, हमको ये मिल जाएगा। और हमने जो अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट बताया था, मैं अगर इसमें भी वैल्यू अगर मुझे लाना है तो मैं अगर ऐसा कर दूं कि अपॉन में सबको 7 से डिवाइड कर दूं, है ना, डिवाइड अबो इक्वेशन बाय 7 तो भी चलेगा, तो ज्यादा बड़ा ना करके शॉर्ट में करते हैं, डिवाइड बाय 7, तो ये क्या होगा, ये होगा 6/7x माइनस 2/7y प्लस 3/7z और इज इक्वल टू 7/7, तो ये हो जाएगा 6/7, दिख रहा है आपको, दिख रहा है 6/7x माइनस 2/7y प्लस 3/7z इज इक्वल टू 1, और इसको आप कंपेयर कर लो इससे, किससे, ये जो इक्वेशन आई है 6/7x माइनस 2/7y प्लस 3/7z इज इक्वल टू 1 को कंपेयर करो, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P से, तो यहां पर आपका P क्या आ गया, P आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1 हियर, ठीक है, इट इज यूनिटी हियर। तो ये इस तरह से करना है, बहुत सिंपल सा है। मैंने आपको बीच में 2-3 बार ऐसा बोला कि आप ऐसे करो या आप ये इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो बेटर है कि आपने हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आप ABC निकाल लीजिए, ABC के बाद में हमको अपॉन वाला लाना है ना, मतलब आपका L लाना है तो A अपॉन ये आना चाहिए अंडर रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अच्छा, मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव ही लिया, मैंने नेगेटिव नहीं लिया, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इसको हमको करना है, ठीक, तो बहुत सिंपल है, बस ये है कि आपको प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आपको वो नहीं याद होगा, अगर आपको एलिमेंट ये जो फार्मूले याद नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसमें एक और चीज है, हमारी बुक में ना यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देखे रखे, बुक में हर तरह का क्वेश्चन, आपकी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है हर तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में सॉल्व करके दिया है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर आपके लिए 6.3 की मैं बात करूँ तो 6.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आप अगर ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे हो, इस तरह का हर तरह का क्वेश्चन यहाँ देके रखा है, फाइंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, तो बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे के रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, दैट इज यहाँ दे के रखा है, बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ, ये 9th वाला एग्जांपल है कि ये बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द बर्ड, कोऑर्डिनेट निकालने का बोल रहा है, और ऊपर वाला देके रखा है यस फाइंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एग्जांपल नंबर 8 देके रखा है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है
जिनको जैसे यहाँ दे के रखा आप वैसे करोगे तो भी चलेगा। ये तो भी मैंने बड़ा करा दिया, यहाँ तो और छोटे तरीके से इसने करके दिया। ठीक है, आप इसको कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन अभी हमने किया उसको मैं एक और तरीके से आपको करके बताता हूं, क्योंकि ये हमको कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। हम इसको जो है हमारे वेक्टर फॉर्म में भी लाके कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सिंपल सा होता है, थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट करना होता है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे मैं अगर देखूं यहाँ पर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ से ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर जो है हमारा एक वेक्टर है इस तरह से, सॉरी प्लेन है इस तरह से, और इस प्लेन के ऊपर जो है कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर डला है ओरिजिन से, दैट इज एन, इसको ओ ले लो। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पी कहते हैं। यहाँ पर हम एक वेक्टर आर ले लेते हैं या पी ले लेते हैं। इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूं ऐसा, तो ये क्या होता है, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ इधर से, यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा आर बार हो जाता है। ठीक है, मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं। अब मेरे पास में जो इक्वेशन आती है, अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो, तो हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू, मैं डी लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं डी लिख ले रहा हूँ। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर ए बी सी जो है ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे एन के, और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स किसके होते हैं, पी के। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, तो ये क्या होगा, ये होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और यहाँ पर इसको मैं लिखूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये डी का डी रहेगा। थोड़ा ध्यान से देखो। अच्छा, ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये वाला और ये वाला। पहले इसकी बात करते हैं। ये एक्स वाई जेड, ये वाला क्या है, ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, और ये क्या है, ये एन वेक्टर है, ये एन वेक्टर है, और ये किसके इक्वल है, ये डी के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। अच्छा, हमने जो इक्वेशन करी थी वेक्टर इक्वेशन, वो क्या थी, हमारी वेक्टर इक्वेशन क्या थी, हमारी वेक्टर इक्वेशन थी दैट वाज आर बार इनटू एन कैप इज इक्वल टू डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी था, बराबर। अब अगर मुझे इस फॉर्मेट को लाना है, मुझे अगर डी निकालना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर ये जो डी है ये पी था मेरा, यहाँ पर ये जो मैंने डी लिख के रखा है क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज पी। पर अभी इसको डी रहने दो, यहाँ पर डी रहने दो, लेकिन यहाँ फार्मूले में हमारा क्या है, यहाँ पर वो पी है, यहाँ पर वो पी है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जरा हम इसको कन्वर्ट करें, जरा हम इसको चेंज करें, तो चेंज कैसे होगा जरा देखो ध्यान से। इसको मैं अगर, अब ये तो मैंने लिख लिया, अब अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लाना चाहता हूं, तो मेरे पास में एन जो है, मेरे पास में एन जो है, ये जो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि आर बार इंटू एन बार इज इक्वल टू, मैं लिख दूं डी। अच्छा, डी की जगह यहाँ डी इज नथिंग बट इट इज 7, डी इज नथिंग बट इट इज 7, क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यू 7 थी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ। ये क्या हो गया, आर बार इंटू एन बार इज इक्वल टू, मैं 7 लिख देता हूँ। अच्छा, फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो यह तो एन कैप है, यहाँ एन कैप है क्या, नहीं, एन कैप नहीं। अब एन कैप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट इज उस पर्टिकुलर वेक्टर को आपको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो क्या हमने यहाँ पर एन बार निकाला है, नहीं, मैग्नीट्यूड निकाला नहीं निकाला, तो हम पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इस साइड। ठीक है, ये फार्मूला जो मैंने यहाँ लिख के रखा है, इसी के लिए मैं इस साइड निकाल लेता हूँ आपके लिए, कि आपका एन कैप क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा अंडर रूट में, दैट इज, ये देखो ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका एन है, तो ये होगा ए स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर, और ये होगा सी स्क्वायर। अच्छा, इसके अंदर एक जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ वैल्यूज पुट करता हूँ तो आर बार तो मेरा आर बार ही रहेगा, आर बार तो मेरा आर बार ही रहेगा। एन की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, एन बार की जगह पर मैं लिखूंगा, ये मेरा एन बार है, ये कौन सा है, ये एन बार है। ठीक है, आपको मैं काम करता हूँ, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, मैं नीचे इसको लिख लेता हूँ पहले कि यहाँ पर एन बार क्या है और आर बार क्या है। ये एन बार जो है वो है मेरा ए आई कैप, ये क्या है, एन बार क्या है यहाँ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है। ओके, और आर बार क्या है, आर बार है हमारा दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है ना, ये हमारा इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास में एन के फॉर्म में फिर क्या है, तो हमारा एन बार यहाँ क्या आएगा, इसको अगर देखें तो वो होगा 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, और यहाँ ये हमारा ये डी आ जाएगा। मैं जरा इसको इरेज कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। भाई देखो, मैं यहाँ पर अगर ऐसा लिखूं, या एक काम करते हैं, मैं आपके लिए ऐसे लिख देता हूँ, मैं आपके लिए ऐसे लिख देता हूँ कि आर बार डॉट आर बार एन एन बार जो है वो डी के इक्वल। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, अगर मुझे यहाँ पर इस फॉर्मेट में लाना है, मुझे किस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में अगर मुझे लाना है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन में लाना है, देखो सब सिंपल सी बात है, हमारे ये पार्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको ब्रेकअप कर दिया है ना, और यहाँ से मुझे n मिल गया, यहाँ से मुझे r मिल गया। n जो मिला है वो ये है, दैट इज 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो n मुझे मिल गया, तो n की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, लेकिन मुझे तो यहाँ n बार चाहिए। अगर मुझे n बार चाहिए तो मैं क्या करूंगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ n से दोनों जगह पर डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा p में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, काय में कन्वर्ट हो जाएगा, p में कन्वर्ट हो जाएगा। तो r बार को मैं ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है, और n बार भी ऊपर ऐसा कैसे रखो, n बार क्या है, दैट इज 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में अंडर रूट में 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू डी की जगह पर मैं 7 लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ डी की जगह क्या है, डी की जगह 7 है, यहाँ पर डी की जगह 7 है, ठीक है ना, तो डी की जगह 7 लिख देते, 7 की जगह पर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ n लिख लेता हूँ। अभी यहाँ पर जगह नहीं, इसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ n लिख रहा हूँ, ये मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है, यही का ये मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दो। काम करते हैं, जगह का बड़ा प्रॉब्लम है ये सर। तो आर बार ऐसा कैसे रहने दो, ठीक है, ये हो जाएगा आर बार ऐसा कैसे रहने दो, उसके बाद में 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में, देखो बेटा ये चीज यहाँ लिखना है आपको, है जगह नहीं थी इसके लिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट टोटल 49, ये भी अंडर रूट 49 होगा, तो 7 हो जाएगा। तो आर बार क्या हो जाएगा, ये होगा 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में अंडर रूट 49, और यहाँ भी 7 अपॉन अंडर रूट 49। तो ये होगा क्या, ये क्या होगा, ये होगा आर बार इंटू 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में 7 अपॉन में 7 अपॉन में 7, और ये 7 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, क्या 6 अपॉन 7i माइनस 2j अपॉन 7 प्लस 3k अपॉन 7, ठीक है, ये कैप लगा दो सबको, तो यहाँ हमारा p क्या हो जाएगा, p यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ये अलग तरीका है, वो तरीका ज्यादा सिंपल है, ऐसे भी कर सकते हो, लड्डू है कैसे भी खाओ, ठीक है ना। मैं दोनों तरीके आपको बता दिया कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस। फिर से वही प्लेन देके रखा है, फिर से हमको देके रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी देके रखा है, एक्चुअली प्लस डी होता है वो, इसने इस तरह से देके रखा है, कोई बात नहीं। अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज 2x प्लस 6y माइनस 3z इज इक्वल टू आपका 63 देके रखा है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, यहाँ क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं, तो हमको कंपेयर अगर करना है, हमको यहाँ निकालना जो है वो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, a हमारा 2 है, b हमारा 6 है और c हमारा -3 है। ये तो ABC तो हमारा निकल गया डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन है जरा उसको फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जो दे के रखा है थोड़ा समझ लो। ये तो मैंने इक्वेशन ले लिया, कार्टेशियन इक्वेशन से ABC निकाली, ये बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता है मतलब कि ये अगर XYZ एक्सिस मेरी है, ये मेरी X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है, और इस XYZ एक्सिस के अगर यहाँ पर एक प्लेन पर इन्होंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसा डाला है, ये n, ये परपेंडिकुलर, तो n के लिए क्या होता है, ये अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात करें तो एक फार्मूला है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, और वो क्या होता है, वो होता है LP, MP और NP। ये आपको बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नंबर 9 जो देके रखा है पेज नंबर 214 पर, बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसे के वैसे करना है आपको। तो ये क्या होता है, ये होता है LP, MP और NP, ठीक है, ठीक है, ये इसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होते हैं। तो मेरे पास तो ABC मिल गया, मेरे पास ABC मिल गया, मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मुझे यहाँ से P निकाल सकता हूँ मैं, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ से इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, मतलब अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर निकाल लेता हूँ। उसको मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा, तो वहां से मुझे p भी मिल जाएगा और LMN भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो पहले LMN निकाल लेते हैं हम, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं LMN निकाल लेते हैं, या एक काम करो पहले हम इसका ये निकालते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर क्या होता है वो निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर क्या होगा बेटा, वो होगा 2 स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 3 स्क्वायर। तो बेटा 2 स्क्वायर, मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, इधर
इधर लिख लेता हूँ, दैट इज 2 स्क्वायर 4, 36 एंड 9, 40 से 49 हो गया, फिर से ये फिर से 7 आ गया। अब ये आ गया 7। मेरे पास यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गई है ये 7 है। मेरे पास अभी P नहीं है, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि क्या परपेंडिकुलर है। तो हमने प्रीवियस पहले क्वेश्चन में हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाली थी, तो उसके लिए हमने क्या करा था, पहली इक्वेशन को लेके किया था। अगर मैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात करता हूँ तो मेरी जो इक्वेशन है वो कैसी होगी, वो Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P के फॉर्म में होगी। अच्छा, मैं अगर Lx My Nz की बात करूँ, ठीक है ना, मैं अगर Lx My Nz की बात करूँ और ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँ तो वो कैसा होगा, वो होगा a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये x प्लस b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c अपॉन तिरछा जा रहा है, तिरछा जा रहा है, ठीक है, देखते हैं, c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और x y और ये z इज इक्वल टू p। ये कंडीशन है, ये फार्मूला है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास 2 6 तो है ना, मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं कि 2 यहां पर है, इसकी जगह मैं 7 लिख लेता हूं, ये x हो गया। फिर मेरे पास में यहाँ पर 6 है, इसके अपॉन में भी मैं 7 लिख लेता हूँ, y है। फिर c मेरे पास में है दैट इज -3, तो -3 अपॉन 7 में लिख लेता हूँ, z लगा देता हूँ। और यहाँ पर जो मेरे पास में 63 था तो उस 63 को भी मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 7 9 था, यहाँ पर p क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ हमारा p आ जाएगा दैट इज 9, ठीक है। p हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है 2 अपॉन 7x प्लस 6 अपॉन 7y माइनस 3 अपॉन 7z इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर p क्या हो गया, हमें मिल गया p जो है, p हमें मिल गया 9, ठीक है। l हमें क्या मिला है 2 अपॉन 7, देखो l क्या है हमारा, l हमारा 2 अपॉन 7 है, m क्या है हमारा 6 अपॉन 7 है और n क्या है हमारा -3 अपॉन 7 है। तो भैया मेरे ये जरा मैं इसको, ये इसके बाद में मुझे इसको लिखना है ना, तो एक काम करते हैं, रुको एक मिनट, ये LP MP NP है तो मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ इसको, इस पार्ट को। एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं देखता हूँ इधर जगह है, इधर भी जगह है, तो यहाँ निकाल लेते हैं इसको, इसके बाद में यहाँ निकाल लेते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ये LP है, ये MP है और ये NP है। तो LP मतलब 2 अपॉन 7 इंटू 9, 2 अपॉन 7 इंटू 9, देन 6 अपॉन 7 इंटू 9 एंड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और -3 अपॉन 7 इंटू 9, -3 अपॉन 7 इंटू 9, तो ये हो गया 9 दूनी 18 अपॉन 7, 54 अपॉन 7 और 9 27 अपॉन 7। ये इसके फुट ऑफ द, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बड़ा सिंपल सा है, हमको क्वेश्चन देके रखा था और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको याद रखना है, ये फार्मूले जो है याद रखना है ना। यहाँ पर क्लियर बात है कि हमको इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में देके रखी थी, यहाँ से हमने एबीसी निकाल लिया, ओके, यहाँ से हमने एबीसी निकाल लिया और हमको एल अगर निकालना है तो हम जानते हैं कि हमारा एल क्या होता है, हमारा एल होता है ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारा एम भी क्या होता है, एम होता है हमारा, है ना, एल हमारा क्या होता है, एल हमारा होता है ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही हमारा यहाँ पर जो है, बड़ी गंदी राइटिंग आ रही है भैया, मैं नीचे जाता हूँ, एम होता है हमारा बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और हमारा एन होता है सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मैं इससे मैंने एलिमेंट अगर निकालना है तो मैंने क्या किया कि ये ऐसा कैसा फॉर्मेट उठा के इसमें पुट अप कर दिया, हमारी जो इक्वेशन थी ना इसको कन्वर्ट मार दिया मैंने इसमें, और इससे कंपैरिजन करके मुझे यहाँ पर P मिल गया 9, P मुझे क्या मिल गया है 9 मिल गया, ठीक है, P 9 मिल गया। यहाँ से हमको ऊपर जाना है, मतलब देखा जाए तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट सेकंड है और ये वाला पार्ट थर्ड और वो फोर्थ है, मतलब थोड़ा सा ऐसा जिगजैग सॉल्व किया है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर करते हैं आगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन देके रखा है वो कहता है कि रिड्यूस द इक्वेशन दिस टू द नॉर्मल फॉर्म। ओके, आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल फॉर्म होता क्या है? नॉर्मल फॉर्म अभी हमने किया था, दैट वाज आर बार
इन डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ये नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये तो हमने अभी किया है, ठीक है ना। ये बोलता है रिड्यूस द इक्वेशन दिस आर बार 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू 78 टू द नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड पहले केस में बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन एंड सेकंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। मतलब आपको एलिमेंट भी निकालना है और आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है ना। क्या क्या करना है ध्यान से देखो। पहली बात क्या बोलता है? ये पहली बात बोलता है ये हमको इक्वेशन देके रखी है और ये हमको नॉर्मल फॉर्म में लाना है, पहला काम। दूसरा बात हमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है और तीसरी बात हमको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। अच्छा, हमको जो इक्वेशन देके रखी है वो एग्जैक्टली क्या है? हमें जो इक्वेशन देके रखी है वो है आर बार डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू 78। जरा ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है? आपको याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया था पीछे, बिल्कुल इसी तरह से। दैट वाज योर आई थिंक, एक मिनट रुकना, इसमें से मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का मैंने एक और मेथड से करके बताया था। यस, मैंने आपको इस फॉर्मेट से सॉल्व करवाया। देखो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी, ये इस फॉर्मेट में देके रखा है। हमने कन्वर्ट किया था इसको इस फॉर्मेट में। मतलब ये क्या था? ये नॉर्मल फॉर्म था, हमको ऐसा ही लाना है। तो ऐसा लाने के लिए हमने क्या किया था? ये सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने दूसरी मेथड से आपको करके बताया था। तो इसके लिए क्या था, मान लीजिए कि हमें जो n मिला है हमने उसका जो है मैग्नीट्यूड निकाल लिया है ना। हमें जो n मिला था उसी को उसके मैग्नीट्यूड से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। तो हमारा काम हो गया। हमको यहाँ पर वही करना पड़ेगा, ये हमको मिला है। दैट इज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या करना पड़ेगा हमको? इसके लिए एक काम करते हैं, पहले यहां पर लिख लो एन बार हमको क्या देके रखा है? एन बार देके रखा है दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है। तो हम सबसे पहले इससे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन अगर हम निकाले तो वो क्या होगा? वो होगा अंडर रूट में दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, 25 और 144। 25 और 144 होता है 169 और 169 का आंसर होता है बेटा 13। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एन क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ एन आ गया 13, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको जो फॉर्मेट दे के रखा है वो क्या है? वो है आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू, आपको देके रखा है, मैं इसको एन बार लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू आपको 78 देके रखा है। आपको नॉर्मल के फॉर्म में लाना है। मतलब व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डिवाइड इट बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द एन बार। तो एन बार के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, दैट्स इट। आपका इसमें काम हो जाएगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे? देखो ये आर बार तो ऐसे ही रहेगा डॉट में, ये वाला पूरा ऐसा कैसे लिखो? दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 12k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड हमारा क्या आया बेटा? हमारा मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या आ रहा है? वो है 13। तो यहाँ लिखो, इसको भी 13 से डिवाइड कर दो और 78 को भी 13 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो गया आपका? ये आर कैप हो गया डॉट आर बार हो गया डॉट, ये हो जाएगा 3/13i प्लस 4/13j कैप और 12/13k कैप के फॉर्म में हो गया और 23/78। और अब इसको मैं अगर कंपेयर करता हूं दैट इज आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर जो है भाई वो है 6। अब ये हमारी वैल्यू क्या आ गई? पी आ गई, है ना। हमें पी का वैल्यू निकाल लिया। परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हमको बोला था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोला था ना हमको, तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। हमको अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? तो डायरेक्शन कोसाइंस को अगर मैं लिखूं तो वो होता है LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P होते हैं। एग्जैक्टली क्या है? अगर आप इसको देखो, है ना, यही आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला। अब इसके अंदर ये क्या है? ये R जो है ये XYZ है, XI Y कैप J XI कैप प्लस YZ कैप। एक मिनट में लिखता हूं उसको। ये क्या होगा? ये R क्या होता है? R होता है हमारा XI कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर मैं ये वैल्यूज यहां लिख देता हूं, है ना, अगर मैं ये वैल्यूज यहां लिख देता हूं, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो इस फॉर्मेट में आएगा। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि यहां पर एक्स आई कैप, ओके, एक्स आई कैप, एक मिनट रुकना, ऐसे लिख देते हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट करके मैं पूरा ये लिख देता हूं। ये दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। ये डॉट करके एक्चुअली इसी लाइन में आना चाहिए, या इसको मैं नीचे एक काम करते हैं, रुको एक मिनट, एक काम करते हैं, रुको एक मिनट, मैं इसको इरेज कर लूं और इसको हम नीचे ही लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। इसमें जो आर होता है हमारा, उसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। इसमें आर हमारा क्या है? आर बार हमारा होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और हमको क्या निकालना है? नॉर्मल निकालना है। पहला, ये पहले वाले का सॉल्यूशन हो गया, हमको दूसरे वाले का भी सॉल्यूशन निकालना ना, हमको सेकंड में निकालना है। तो सेकंड के लिए मैं सेकंड नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होगी, तो मैं अगर इसकी वैल्यू यहां पुट करूं तो क्या होगा? ये होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू डॉट में ये आ जाएगा 3/13 आई कैप प्लस 4/13 जे कैप प्लस 12/13 के कैप इज इक्वल टू 6। और हमें जो इक्वेशन पता है वो क्या है? वो होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ये इसकी मदद से हमको एल एम एन निकाल सकते हैं हम। तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई मार दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे आर की जगह मैंने एक्स आई वाई जे और जेड के लिख दिया। अब जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लूंगा तो ये क्या आएगा? 3/13x, ये आएगा 3/13x, देन 4/13y और 12/13z इज इक्वल टू 6। तो आपका यहाँ पर एल एम एन जो है वो निकल आएगा। एल आपका आएगा 3/13, एम आपका आएगा 4/13 और एन आपका आएगा दैट इज 12/13। तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? आपके दो डायरेक्शन कोसाइंस। यहां से शुरू करना यहां तक एंड, ठीक है। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत इजी भी है, डिफिकल्ट नहीं है, सीधा है। हमको एक बार चीजें समझ में आती है ना तो फटाफट सॉल्व होता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देकर रखा है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओके, हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी, पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग अ पोजीशन वेक्टर ijk, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस, ओके। तो यहां बता के रखा है कि भैया इस तरह से कुछ प्लेन है, ठीक है, और इसके ऊपर वेक्टर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो पॉइंट ए ले लो यहां पर, जिसका पोजीशन वेक्टर हम ए लिया करते थे। एक यहाँ पर पॉइंट पी ले लो, जिसका पोजीशन वेक्टर हम आर लिया करते थे, और एक परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पर, दैट इज एन बार, ठीक है। आपको याद होगा कि वेक्टर इक्वेशन क्या होती है इसकी? इसकी वेक्टर इक्वेशन होती थी आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। याद है आपको? ये स्टार्टिंग में सबसे पहली इक्वेशन हमने, जो जब हमने सिंपल इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे तो सबसे पहले हमने ये ही निकाला था, ठीक है। बस अब इसकी मदद से हमको ये निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे? अब भाई क्वेश्चन में क्या दिया है फिर से एक बार पढ़ो। देखो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, मतलब आपको ये निकालनी है पहली बात। पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर लेके रखा है। तो पोजीशन वेक्टर, पॉइंट पोजीशन वेक्टर क्या था? यहाँ पर ए था, तो मतलब हमको ए बार देके रखा है। ए बार क्या देके रखा है? ए बार देके रखा है दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। पहला काम हो गया। फिर क्या बोलता है? एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस, ये परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, मतलब आपको एन बार देके रखा है। आपको एन बार क्या देके रखा है? वो है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। यार आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करना है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस देखो कितना अच्छा है। यहां लिखो कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन of the plane passing through a point passing through a point, okay, passing through a point
हैविंग पोजीशन वेक्टर a bar and perpendicular to the vector and perpendicular to the vector n bar। ठीक है, वो क्या होगा, बस हमें इक्वेशन लिख लेना है, दैट इज r bar डॉट n bar इज इक्वल्स टू a bar डॉट n bar। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो, अब यहाँ पर हो गया आपका काम। तो r bar तो r bar ही रहेगा, ये आपका n bar होगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। यहाँ पर a की जगह यहाँ आएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, अगेन 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। कुछ नहीं होगा बेटा, बस इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, यू विल गेट द आंसर। ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 5, एक मिनट रुकना, 4 1 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 और ये 6, तो ये हो गया कुल मिला के 9 और 5 15 हो गई। और ये पार्ट ऐसा कैसे ही आएगा, दैट इज r बार डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, दैट्स इट। ये आपका ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। ओके, तो यहाँ आपको लिखना है दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ आपको नीचे लिखना है दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और अगला क्वेश्चन हमको दे के रखा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ओके 1 -1 2 and 3 ओके एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ हुज नॉर्मल आर 0 to 5। इस तरह से हमको ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दे के रखा है। दोस्तों एक बात यहाँ पर बता दूं मैं आपको कि यहाँ ये जो है बहुत ही सिंपल पार्ट है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेने वाली बात है कि हमारे पास में लेट से ये एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट जो है वो पी है। तो यहाँ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और z1। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x y और z। और ये जो नॉर्मल डाल के रखा है, परपेंडिकुलर डाल के रखा है, इसके डायरेक्शन रेशियोज दे के रखे हैं 2 0 2 5। ये हमको बोल के रखा। देखो फिर से देखो, तो फाइंड अ कार्टेशियन इक्वेशन। आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन होती है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ठीक है, ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसके अंदर हमारे पास में x1 y1 z1, देखो क्या बोलता है, अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 -1 2 3। मतलब आपको जो x1 y1 z1 दिया है -1 2 3 ये देके रखा है। ठीक है, और साथ ही में डायरेक्शन रेशियोज आपको देके रखे हैं ये। ठीक है, तो ये इक्वेशन का हमको अभी यूज करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप चाहो तो मैं इसको अभी रेस कर देता हूं। पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं ए के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या देके रखे, दैट इज -1 2 3। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज हमको क्या देके रखे, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 5। यहां इसको हम कंपैरिजन कर लेंगे तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, यहां हमको जो मिलेगा a के कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे वो x1 y1 z1 मिलेंगे। मतलब आपको x1 मिल जाएगा -1, y1 मिल जाएगा आपको 2 और z1 आपको मिल जाएगा 3। अच्छा, और जो p के कोऑर्डिनेट्स है वो x y z है। अब मैंने अभी आपको जो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन बताई है ना, उसको हम लिखते हैं। यह लिखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत सिंपल बेटा, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको जो जितनी इक्वेशन है, जितने फार्मूले पता होना चाहिए, बस उठाओ और वैल्यू पुट करो, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो बस वैल्यू पुट कर दो बेटा, इसमें हो गया आपका काम। ठीक है, ये हो जाएगा a की जगह पर क्या होगा 0, x माइनस x1 की जगह -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, एक काम करो ब्रैकेट में -1। ठीक है, प्लस b की जगह पर
2y माइनस y1 की जगह आ जाएगा 2 और c की जगह आ जाएगा 5 z माइनस z1, तो z माइनस z1 ही हो जाएगा z माइनस 3, दैट्स इट। अब क्या होगा, ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये बचेगा 2y माइनस 2 2 4 और ये बचेगा 5z या 5z 5 3 15 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2y प्लस 5z माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो ये है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ओके, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल इज 0 to 5, इस तरह से करना है। चलो लिख दो यहाँ पर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमारा 6वां क्वेश्चन होता है। हम इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अपनी एक्सरसाइज पूरी खत्म कर देंगे, कुछ है नहीं इसमें भी, सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं, कुल मिला के 11 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब 5 क्वेश्चन बचे, दैट्स इट, फिर उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब मुझे लगता है आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पवन अकेडमी। धन्यवाद।